सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिनॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो फर्स्ट मेथड दे रखा है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखिए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो आपके सिलेबस में दे रखा है, तो ये रिएक्शन दोनों साइड से हेल्पफुल है। मतलब यहाँ पर फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए भी और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर भी ये आती है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, अब देखिए सॉल्ट जो है, सॉल्ट का मतलब कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? फिनॉल। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कुछ भी आपके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सीधा आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन क्या है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे या वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम क्यूमीन, तो देखिए क्यूमीन जो है कॉमन नेम है, मैंने आपको बता रखा है कि ये आपको ध्यान रखना है कॉमन नेम है। इसका अगर हम बात करें दूसरे नेम की, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आप इसको कह सकते हो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन की आपने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन और OH माइनस, बेसिक मीडियम में आपने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर पर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट होता है, तो ये पर ऑक्साइड बन गया। इसके बाद जब आप इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा? फिनॉल। और जो साइड प्रोडक्ट है वो आपकी निकलेगा एसीटोन। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसीटोन। तो ये आपके क्यूमीन से रिएक्शन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, तो देखिए जो सल्फोनिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड का मतलब सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, ये आपके सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया? C6H5 या हम कहें बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तो ये क्या दे रखा है? फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपने ले रखा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराई आपने NaOH के साथ। तो जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन रहा है? फिनॉल बन रहा है और साइड प्रोडक्ट निकल रहा है Na2SO3। सोडियम सल्फाइड कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो? सोडियम सल्फाइड। तो कुछ नहीं करा आपने, NaOH के साथ रिएक्शन कराई C6H5SO3Na की, तो Na2SO3 निकल गया साइड में और यहाँ पर क्या बन गया? आपके फिनॉल। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है आपके बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। तो देखिए फिनोलिक एसिड आप जानते हैं क्या होता है? एसिड का मतलब होता है COH और फिनोलिक एसिड का मतलब जिसमें फिनॉल भी प्रेजेंट है और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये आपकी फिनोलिक एसिड हो गया। अब ये आप इसको सैलिसिलिक एसिड कह सकते हो, क्योंकि OH के अल्फा ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप है, अगर CH होता है तो सैलिसल्डिहाइड हो जाता है और COH है तो सैलिसिलिक एसिड हो गया। अब सैलिसिलिक एसिड की अगर आप NaOH और CO के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको सोडा लाइम कहते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कार्ब एनाइन वाले पार्ट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब देखिए बेसिक मीडियम क्या करता है? H ले लेता है, H ले लेता है तो COO माइनस बनता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? लास्ट में फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ जो रिएक्शन है उसको डिटेल में ना करके शॉर्ट में दे रखा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट आ जाता है या सॉल्ट फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आ जाएगा आपके। जैसे मान लीजिए फिनॉल है, तो फिनॉल का जैसे मान लीजिए फिनॉल बन भी गया, तो अगर बेसिक मीडियम है तो OH की जगह ONA होता है। तो यहाँ पर अगर नहीं भी दे रखा हो तो आपको मानना है कि उसने हाइड्रोलाइसिस दे रखा है एसिडिक मीडियम में, ये अंडरस्टूड है। डिपेंड करता है बुक टू बुक पे कि भाई अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वो एक एक स्टेप शो करता है, नहीं तो सिंपल शो कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें फ्रॉम रैशिंग प्रोसेस। अब देखिए रैशिंग प्रोसेस जो है ये आपके दोनों में आता है। जैसे मान लीजिए हेलोबेंजीन आपके सिलेबस में दे रखा है तो वहाँ पर भी आपके आएगा केमिकल रिएक्शन में, और यहाँ पर आ रहा है फिनॉल की प्रिपरेशन में, तो दोनों तरीके से आपके आएगा, तो दोनों में हम रिपीट कर लेंगे। रैशिंग प्रोसेस में आपने क्या करा? पहले हेलोबेंजीन बनाया। अब हेलोबेंजीन कैसे बना रखा है कि C6H6 बेंजीन की रिएक्शन करा रखी है HCl के साथ। किसके साथ करा रखी है? HCl के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और रिएजेंट दे रखा है कॉपर आयरन Al2O3, मतलब ये आपके कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट का। तो मेन रिएक्शन क्या हो रही है? बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ, साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा? आपके क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और ये जो Cl है ये आपके जुड़ गया बेंजीन के साथ, और जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ चला गया? ऑक्सीजन के साथ। तो साइड प्रोडक्ट आपके क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो हेलोबेंजीन आपने बना दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप हेलोबेंजीन का क्या करा रहे हो? हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो सिलिका के प्रेजेंस में, तो सिलिका के प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा।
OH यहाँ आ गया और ये जो Cl था वो H के साथ जाके क्या बना दिया, Cl बना दिया। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये Cl है और इस पूरी रिएक्शन में Cl की जगह क्या आ गया, OH आ गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो रिएक्शन है, जैसे नीचे भी अभी आपके आएगी, तो आपके Cl जो है वो नेगेटिव पार्ट है, क्या है, नेगेटिव पार्ट, और यहाँ से नेगेटिव पार्ट हट रहा है और यहाँ दूसरा नेगेटिव पार्ट आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर आप इसको क्या कह सकते हो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि एरोमेटिक नहीं भी लिखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये Cl को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर OH आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इतनी आसानी से रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेनी पड़ती है। जैसे आप देखेंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रखा है, सिलिका ले रखा है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर से रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, आसानी से नहीं टूटता, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेकर रिएक्शन करानी पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉस प्रोसेस। अब देखिए डॉस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दोनों जो है लगभग मिलते जुलते हैं। डॉस प्रोसेस में इसमें भी क्लोरोबेंजीन बनाया है, इसमें भी क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। अब इसका जो प्रोसेस है ये आपको थोड़ा थोड़ा देखा सा लगेगा, क्योंकि सिंपल जब आपने बेंजीन की रिएक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पर आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में आपने क्या करा, क्लोरीन ले लिया और लुईस एसिड ले लिया, FeCl3। तो जब आप लुईस एसिड की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन बन गया, एक Cl इधर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ Cl के साथ जुड़ा, -HCl हो गया, तो ये आपके बन गया क्लोरोबेंजीन। हाँ, -HCl आप चाहे यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो, एक ही बात है, दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ लिख दिया तो कोई बात नहीं। क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, अब पहला स्टेप हो गया क्लोरोबेंजीन का। अब यहाँ पर इसने वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है ये करा रहा है NaOH के साथ रिएक्शन। NaOH बेस है। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि NaOH बेस है, OH माइनस बेस है, तो OH माइनस दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब प्रोटॉन लेने का काम करेगा। लेकिन अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये OH माइनस जो है इसको अटैक करेगा और Cl को रिप्लेस कर देगा। तो Cl रिप्लेस करेगा तो क्या हो गया, ONa आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो NaOH है, अब देखिए डायरेक्ट ONa नहीं आएगा। अगर शुरू में देखें तो NaOH में Na प्लस है और OH माइनस है, तो शुरू में तो अटैक क्या करेगा, OH माइनस ही करेगा। तो OH माइनस अटैक करेगा और Cl को रिप्लेस करके OH आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में OH स्टेबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि H एसिडिक है, उसको रिप्लेस करके Na आ जाएगा। वही बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि बेसिक मीडियम में आप डायरेक्ट OH शो नहीं कर सकते, पहले ONa करते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्टेप अलग से दे रखा होता है, कई बार उसको अंडरस्टूड होता है कि भाई हाँ ठीक है, हमने मान लिया कि भाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, तो अटैक तो OH माइनस ही करेगा। OH माइनस अटैक करके Cl को रिप्लेस करके OH आ जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में OH स्टेबल नहीं होगा तो ONa आ जाएगा। तो ये फाइनली ONa हो गया और ये बेंजीन हो गया, ठीक है। साइड प्रोडक्ट जो है वो NaCl और H2 हो गया। अब जो ONa है सॉरी, अब जो ONa है उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो Na प्लस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा H से, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, NaCl। तो ये जो है ये आपकी प्रिपरेशन हो गई किसकी, फिनॉल की। आगे दे रखा है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब देखिए एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी एसिडिक नेचर जो है वो ज़्यादा होती है, या हम कहें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद फिनॉल है और उसके बाद एल्कोहल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले एसिड फिर फिनॉल और फिर एल्कोहल। अब अगर हम कंपेयर करें एल्कोहल और फिनॉल को, तो फिनॉल में क्या होता है कि जो फिनॉल है ये आपकी फिनॉल है। अब यहाँ पर जब H जब निकलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि जब फिनॉल H प्लस देगा तो ये H प्लस हो गया और ये क्या हो गया, O माइनस। इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसको क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है। तो क्योंकि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है तो ये जो फिनॉक्साइड आयन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये अगर स्टेबल है तो इसके बनने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, और बनने के चांस बढ़ जाएंगे मतलब ये आसानी से इसको बना लेगा, मतलब फिनॉल आसानी से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होगा और ये बना लेगा, या आयनाइज होकर ये बना लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिनॉक्साइड आयन है या जो फिनॉल है, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है कंपेयर टू एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल में जो एल्कोऑक्साइड आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो रेजोनेंस शो नहीं करता, जबकि फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। तो इसलिए फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू एल्कोहल। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर एसिड क्यों ज़्यादा स्टेबल है,
तो एसिड ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा क्योंकि मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ा रखा है, ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पैरा और वापस से ऑर्थो पे आएगा। एसिड की अगर हम बात करें तो जब एसिड H+ देगा तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड O-, तो ये आपके कार्बोक्सिलिक आयन बना लेगा और ये माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा एसिड, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब रेजोनेंस ज़्यादा होगा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेजोनेंस ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं। रेजोनेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी ज़्यादा है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है, रेजोनेंस ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है और फिर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब अगर हम कंपेयर करें नाइट्रोफिनॉल को, किसको कंपेयर करें? नाइट्रोफिनॉल को। तो देखिए पहले जब आया था तो मैंने आपको डायरेक्ट ऑर्डर बता दिया था, फिर मैंने आपसे कहा था इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा। तो आपको मैंने रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रखा है। रेजोनेंस के लिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो ये बताया कि अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन रिंग की बात करें, तो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो केवल ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता। दूसरी बात, रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, बराबर इंटेंसिटी से लगता है। इसके कंपैरिजन में इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सारी पोजीशन पर लगेगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर दोनों को कंपेयर करें रेजोनेंस और इंडक्टिव को, तो रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये सारे फैक्टर यहाँ पर हम लगाते हैं और चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप कोई भी ग्रुप या कोई भी क्रियात्मक समूह जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ क्या ले रहे हैं? फिनॉल ले रहे हैं। अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अलग अलग सेंस में आप कह सकते हो कि भाई वो -I लगा रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, या फिर वो -R लगा रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो आप कैसे भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें फिनॉल को और नाइट्रोफिनॉल को, तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो आपके -R भी लगा रहा है और -I भी लगा रहा है। जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप, तो ये -R भी लगा रहा है और -I भी लगा रहा है। तो ये दोनों ही जो इफेक्ट हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। तो फिनॉल के कंपेरिजन में नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये तो हमारा आधा आंसर आ गया। अब नाइट्रोफिनॉल में कौन से नाइट्रोफिनॉल की ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, किसकी कम होगी? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये -R शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? -R। ये भी -R शो कर रहा है, ये -R शो नहीं कर रहा। ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है -I, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है -I और ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है -I। अब क्योंकि ये रेजोनेंस डोमिनेंट होता है तो रेजोनेंस यहाँ नहीं लग रहा, तो इसलिए जो NO2 है उसका रेजोनेंस का जो फैक्टर है वो हट गया है। तो यहाँ पर आपके -I फैक्टर लग रहा है केवल, जबकि इन दोनों में रेजोनेंस फैक्टर लग रहा है। तो ज़्यादा एसिडिक ये दोनों होंगे, तो ये आपके बाद में आ गया। तो आपने क्या देखा? फिनॉल सबसे कम एसिडिक, उसके बाद नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं कर रहा, केवल -I काम कर रहा है। अब बच गए ऑर्थो और पैरा। तो दोनों केस में रेजोनेंस जो है वो कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस तो हो गया बराबर। अब डिसाइडिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन पास में होती है और पैरा पोजीशन दूर होती है। -I ज़्यादा कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे, और कम कहाँ लगेगा? पैरा पे। तो -I ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा एसिडिक। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम इसी को कंपेयर करके कंसेप्ट से आंसर निकाले तो ऑर्थो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर -I ज़्यादा है, और पैरा कम होना चाहिए क्योंकि वहाँ -I कम है। लेकिन ऑर्थो कम है और पैरा ज़्यादा है। उसका रीज़न है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि ये हाइड्रोजन को निकलने नहीं देता आसानी से, उसको पकड़ लेता है या अट्रैक्ट करता है। तो आसानी से H नहीं निकलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्टीम वॉलेटाइल, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो भी कौन सी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, एक तो ये है कि ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया दूसरों से। क्यों, क्योंकि दूसरों से बॉन्डिंग नहीं कर रहा, खुद ही से बॉन्डिंग कर रहा है, तो दूसरों से मतलब अलग हो गया और ये अकेला है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे के साथ जुड़ नहीं रहा है। ये मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बताई थी वहां डिटेल में समझाया था। तो क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो ये सेपरेट हो गया, इस वजह से ये स्टीम वॉलेटाइल है और लो बॉइलिंग पॉइंट है और लो सॉल्युबिलिटी है। अब सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए वाटर ले रहे हैं, एक बार को समझने के लिए, तो वाटर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल से बनाएगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो वो कब होगी, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जबकि आप देखेंगे कि ये तो कर रहा है लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि आपस में बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट कम करेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात, ये सेपरेट है, अकेला है, तो इसको आसानी से वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम वॉलेटाइल का मतलब वाष्पशील है, क्या है, वाष्पशील है, मतलब इसको आप स्टीम, अगर आप स्टीम से इसको हीट करेंगे तो ये आसानी से वाष्प में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की प्रॉपर्टी है, स्टीम वॉलेटाइल है, लो बॉइलिंग पॉइंट है और लो सॉल्युबिलिटी है। इसका कारण क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक है पैरा से, क्योंकि ऑर्थो में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें तो पैरा की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है किससे, इससे। बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इससे। और स्टीम वॉलेटाइल की बात करें तो ये स्टीम वॉलेटाइल है और ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी हमने क्या करा था, केवल एक नाइट्रो ग्रुप लगाया, क्या लगाया, केवल एक नाइट्रो ग्रुप लगाया फिनॉल में, और उसको हमने कंपेयर करा ऑर्थो मेटा पैरा के फॉर्म में। अब अगर हम नाइट्रो ग्रुप की टेंडेंसी को बढ़ाएं या संख्या को बढ़ाएं, टेंडेंसी को नहीं, नाइट्रो ग्रुप की संख्या को बढ़ाएं 1 2 3, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक। तो यहाँ पर आपके एक भी NO2 नहीं है, यहाँ पर आपके एक NO2 है, ऑर्थो पे लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ 2 है ऑर्थो और मेटा पे, ऑर्थो और पैरा पे सॉरी, और यहाँ 3 है, 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिनॉल से ज़्यादा नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा डाइनाइट्रोफिनॉल है, और डाइनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पिक्रिक एसिड क्या है। पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें एसिड ग्रुप नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान रखना है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या आप जो भी कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल आपके हो गया पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है, उसमें एसिड ग्रुप नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो एसिड का टेस्ट है, टेस्ट कौन सा, एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस के साथ गैस देता है जो कि CO2 होती है। तो यहाँ पर फिनॉल भी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस के साथ, मतलब बुलबुले के साथ क्या करता है, गैस देता है जो कि CO2 होती है, मतलब ये टेस्ट देता है एसिड का। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें एसिड ग्रुप नहीं है, उसके बावजूद ये एसिड का टेस्ट देता है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या दे रखा है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, अगर हम बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो यहाँ पर पहली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज की है। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। अब देखिए आपने देखा होगा एल्कोहल आपने पढ़ा है, एल्कोहल में और इसमें सेम रिएक्शन हो रही है, बस यहाँ पर क्या है, R की जगह PH आ गया। तो अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, जो कि एक बेस है, यहाँ पर आप NaOH के साथ भी करा सकते हैं, नॉर्मली सोडियम के साथ भी आप शो कर सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पर। तो NaOH के साथ आपने रिएक्शन कराई तो क्या हो गया, ONA हो गया। अब ONA का मतलब क्या है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन है और आपने मीडियम बेस ले लिया है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ पर स्टेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेस उसको। तो यहाँ पर NaOH है, OH माइनस बेस है, वो क्या करेगा, H+ को ले लेगा, और जो O माइनस है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, Na+ के साथ जुड़ जाएगा। तो आपने क्या करा, NaOH लिया, वाटर निकल गया और क्या बन गया, O माइनस Na+ बन गया। इसके बाद आपने कराई RX के साथ रिएक्शन, तो ये नेगेटिव है, ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन R पे अटैक करेगा, CX बाहर हो जाएगा, तो C6H5O
R, ये आपके हो गया, और ये आपके क्या बन गया, ईथर बन गया। क्या बन गया, ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ोगे तो यहाँ पीएच की जगह आर आ जाएगा, बाकी लगभग सेम ही रिएक्शन होगी। वहाँ पर हमने NaOH की जगह सोडियम ले लिया था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर बना यही था, RONA बना था, एल्कोक्साइड आयन बना था, यहाँ फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। ये अटैक करेगा RX पे, तो R जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। और X जो है वो किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -NaX। क्या हो जाएगा, -NaX। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर जो है वो आपको मैंने बताया था कि अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है, वैसे ही फिनॉल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिनॉल की रिएक्शन एस्टर के साथ आप करा रहे हो, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं नॉर्मली। क्या ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम। अब क्योंकि ये खुद ही एसिड है तो एक तरह से नो डाउट एसिडिक मीडियम ही है। तो यहाँ पर आप फिनॉल की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराओगे तो ये एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था कि जब एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है तो एस्टर जो होता है ये OH निकलता है और ये H निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि एसिड जो है H+ देने का काम करेगा। जब भी आप एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पढ़ोगे वहाँ पर आप देखोगे कि जो एसिड है या अल्कोहल है या जो फिनॉल है या अल्कोहल है वो तो H+ देने का काम करेगा, और जो एसिड है वो OH- देने का काम करेगा। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि जब आप रिएक्शन कराते हो तो इसका जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस पर, और इस पर जब अटैक करेगा तो OH ग्रुप निकल जाएगा, और उसके बाद इस पर प्लस आएगा तो इसका H निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, OCOR। तो ये जो O है ये वही O है जो इस पर जुड़ा हुआ था पहले से, और वो CO जो है वो ये वाला CO है। तो ये जो O है निकल रहा है वो एसिड का है, ठीक है। वाटर निकल जाएगा साइड में, -H2 आप कर सकते हो, या +H2 यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपके बन गया एस्टर। अब देखिए एस्टर, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन हो या ना हो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे कुछ बच्चे पूछे थे कि सर फिनॉल सिलेबस में है या नहीं है, अगर आप ढंग से सिलेबस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप एक बार ढंग से सिलेबस देखिए तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन हो या ना हो आपको आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि वो आपसे पूछ ले कि ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नाम क्या होगा, तब आप ये थोड़ा ना कहोगे कि IUPAC नाम सिलेबस में नहीं है। अगर आप उसने कुछ भी आपको चैप्टर दे दिया, एल्केन, एल्काइन, फिनॉल, ईथर, कुछ भी दे दिया, तो उसके IUPAC नाम आपको आने ही चाहिए। तो यहाँ पर जब एस्टर के IUPAC के नाम की बात आती है तो एस्टर का IUPAC नाम होता है एल्किल एल्केनोएट। ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप होता है वो एल्किल होता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो एल्केनोएट होता है। अब ये एल्किल तो है नहीं, ये फिनाइल ग्रुप है, तो आप क्या कहोगे, फिनाइल एल्केनोएट। तो ये तो फिनाइल हो जाएगा, और ये जितने कार्बन है टोटल मिलाकर इस कार्बन को वो एल्केनोएट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, एल्केनोएट में। तो इसका नाम क्या है, फिनाइल एल्केनोएट। अब यहाँ पर मैं अगर मैं कार्बन 1 कर दूँ, मतलब CH3 जोड़ दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनोएट हो जाएगा। तो ये एस्टर है, इसका IUPAC नाम मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा था, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में पहली रिएक्शन दे रखी है रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए रिडक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फिनॉल का रिडक्शन करा रहे हैं जिंक के साथ। ये रिएक्शन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आपको मैंने पढ़ाई थी बेंजीन की प्रिपरेशन में। नहीं भी पढ़ाई है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब आपको मैंने बता रखा है कि रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये आपके रिडक्शन की डेफिनेशन में आता है। तो अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहा हूँ तो वो किस में आएगा, रिडक्शन की डेफिनेशन में आएगा। तो ये ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, जिंक के साथ चल जाएगा, और ये आपके H बच गया, जो कि हम शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अंडरस्टूड है कि वो H है। तो ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो जिंक की प्रेजेंस में आपने फिनॉल के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराई जिंक की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया, और साइड में क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। तो ये आपके बेंजीन की प्रिपरेशन में भी रिएक्शन आ रही है और फिनॉल की रिएक्शन में भी आ रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन आप करा रहे हो अमोनिया के साथ, और क्या ले रखा है, ZnCl2 ले रखा है। क्या ले रखा है, ZnCl2। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो NH2 आ जाएगा तो ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया। क्या बन गया, एनिलीन। तो यहाँ पर आपके फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ आपने कराई ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो NH2 ग्रुप आ गया। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना उसको हम क्या कहेंगे, एनिलीन, और साथ में क्या बन गया, वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ। अब देखिए यहाँ पर मेन बात यह है कि जो अल्कोहल में रिएक्शन होती है उसमें एल्किल हैलाइड बन जाता है, ये लास्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो ROH की रिएक्शन जब कराते हैं तो लास्ट में RCl बनता है, लेकिन यहाँ पर फिनॉल के साथ ऐसा नहीं है, डिफरेंट केस है। डिफरेंट केस कैसे है कि जब आप फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो पहले बार तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन,
और ये बन जाएगा POCl3 प्लस HCl। तो ये तो आपके बनी गया। साथ में जो साइड रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है कि फिनॉल जो है वो POCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, और तीन फिनॉल जो है तीन जो फिनॉल मॉलिक्यूल है वो POCl3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और ये H जो है ये Cl के साथ निकल रहा है। तो जब ये H ये Cl के साथ निकलेगा तो जो OPH ग्रुप है वो 3 ग्रुप जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा PH3PO4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PH3O का होता है P डबल बॉन्ड O, और साइड में क्या निकल गया HCl। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट का मिक्सचर बन रहा है, ये भी बन रहा है और साथ में ये भी बन रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कोई खास रिएक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो देखिए सिंपल सा टेस्ट है कि फिनॉल जो है उसको अगर आप FeCl3 सॉल्यूशन जब रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रल कह सकते हैं या स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं, FeCl3 के साथ सॉल्यूशन जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जो होगा ये आपके कलर कंपाउंड आएगा। या सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड जो है उसकी रिएक्शन कराई हमने FeCl3 के साथ, नॉर्मली न्यूट्रल लिखा रहता है, FeCl3 सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराई तो कलर मिल रहा है आपको, जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो कलर मिल रहा है तो वो कंपाउंड कौन सा है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट है ये एक। तो ये जो टेस्ट है ये फिनॉल का है, लेबोरेटरी में हम करते हैं कि अगर आपके पास कोई सा भी फिनॉल है, अब देखिए फिनॉल का मतलब केवल ये नहीं कि बेंजीन रिंग पर OH है, फिनॉल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एक बेंजीन रिंग पर एक से ज़्यादा OH हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नेफ्थलीन जो है उस पर OH हो सकता है, जैसे अल्फा नेफ्थोल है, बीटा नेफ्थोल है, उस टाइप से हो सकता है। तो फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन जब FeCl3 के साथ कराते हैं तो कलर आपके कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है, तो वो किसका टेस्ट है, फिनॉल का टेस्ट है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें तो ये तो आपकी 2 रिएक्शन हो गई, जिसमें फिनॉल में हमने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या सिंपल से कहें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी बेंजीन के केस में, लगभग वैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रेशन की जब हम बात करें तो हमने क्या करा, कंसनट्रेटेड HNO3 लिया, और कंसनट्रेटेड HNO3 जब हमने लिया तो हमको क्या मिल रहा है, पिक्रिक एसिड। क्या मिल रहा है, पिक्रिक एसिड। और जब हमने रिएक्शन कराई डाइल्यूट HNO3 के साथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो आपको मिल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि जब हमने बेंजीन की रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया था, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, जो आपको क्वेश्चन भी आ रखा है, कई बार 2 बार रिपीट हो रखा है कि कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 जब आप ले रहे हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में तो HNO3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो HNO3 जो है बेस की तरह बिहेव करता है। ये मैं आपको पढ़ा रखा है मैंने आपको। अब यहाँ पर ये जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो देखिए यहाँ पर कंसनट्रेटेड HNO3 दे रखा है और वहाँ पर एक ही नाइट्रो ग्रुप लग रहा था बेंजीन पे, यहाँ पर आप देखेंगे 3 नाइट्रो ग्रुप लग गए। इससे एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि जो इसकी रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से ज़्यादा है। क्या क्लियर हो गई कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से ज़्यादा है। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन पे जब जुड़ते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो रिएक्टिविटी को घटाने का काम करते हैं। तो OH जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे है कि ये रेजोनेंस से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। दूसरी बात, जब आप इसका रेजोनेंस शो करोगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो OH ग्रुप कैसा है, एक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो एक्टिवेटिंग कैसे पता चल गया कि ये रिएक्शन 3 बार हो गई। अगर बेंजीन होती तो रिएक्शन 1 बार होती, और उसके अलावा कहाँ हुई, ऑर्थो और पैरा। तो इससे क्या पता चला कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और अगर आप डाइल्यूट के साथ कराओगे तो एक ही ग्रुप जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक ग्रुप जुड़ेगा या ज़्यादा ग्रुप जुड़ेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कंडीशन का, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें हेलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या कंपैरिजन चल रहा है। ये वाला कंपैरिजन तो इतना नहीं पूछते, लेकिन ये वाला कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन के साथ तो कौन सी कंडीशन में करा रहे हो, एक्वस ब्रोमीन के साथ करा रहे हो या ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करा रहे हो। अगर एक्वस के साथ करा रहे हो तो वहाँ पर उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर 3 बार ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करा रहे हो तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट है और 0 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर भी कम है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जब आप रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो आपकी जो ब्रोमिनेशन है वो एक ही बार हो रहा है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि ब्रोमीन आपने एक्वस में ले रखा है या ब्रोमीन आपने कार्बन डाइसल्फाइड में ले रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोसेशन। तो देखिए या तो नाइट्रेशन था
और यहाँ नाइट्रोसेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो NO2 ग्रुप जुड़ रहा था, यहाँ NO ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, फिनॉल की रिएक्शन करे HNO2 के साथ। अब ये मैंने आपको बता रखा है कि HNO2 जो है वो नाइट्रस एसिड होता है, स्टेबल नहीं होता, तो उसको हम ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म करते हैं। तो ड्यूरिंग रिएक्शन कैसे फॉर्म करते हैं, NaNO2 और HCl भी ले सकते हो या H2SO4 भी ले सकते हो, एक ही बात है। NaNO2 और कंसनट्रेटेड एसिड, चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4 हो, तो जब आपने रिएक्शन कराई तो क्या जुड़ जाएगा, NO जुड़ जाएगा। और यहाँ पर मेजर कहाँ दे रखा है, पैरा पर दे रखा है। कहाँ दे रखा है, पैरा पर। अब इसके बाद इसी रिएक्शन से रिलेटेड एक टेस्ट होता है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जो कि फिनॉल के लिए होता है। किसके लिए होता है, फिनॉल के लिए। क्या दे रखा है कि फिनॉल को जब आप रिएक्ट कराते हो NaNO2 के साथ, मतलब फिनॉल और NaNO2 का मिक्सचर ले लिया आपने, और उसमें जब आप 1-2 ड्रॉप्स जो है वो आप डाल रहे हो किसकी, कंसनट्रेटेड H2SO4 की, तो वहाँ पर क्या आता है, डीप ग्रीन कलर आता है। क्या होता है, गहरा हरा रंग आता है। उसके बाद आप उसको डाइल्यूट करते हो, वाटर ऐड करते हो, डाइल्यूट करते हो। डाइल्यूट करने के बाद जो कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराते हो तो रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हरा, लाल और नीला। तो जैसे स्कूल में सर थे वो उसको बोलते थे कि इस टेस्ट को कैसे याद रख सकते हैं, हेलन के नाम से। हेलन मतलब ह से हरा, ल से लाल और न से नीला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके हो गया लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो देखिए इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डिटेल में जाने का कोई साइंस नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। जहाँ मुझे नीड लगेगी कि इसको डिटेल में बताना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जहाँ मुझे लगेगी नीड नहीं है तो वहाँ मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, कॉल्बे रिएक्शन और कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। तो कॉल्बे रिएक्शन और कॉल्बे श्मिट रिएक्शन क्या है कि आपने सोडियम फिनॉक्साइड दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके CO2 जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद एसिडिक मीडियम आप प्रोवाइड कराओगे तो आपके ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था। तो डी कार्बोक्सिलेशन में सैलिसिलिक एसिड से आपने फिनॉल बनाया था। यहाँ पर हमने उल्टा कर लिया, जो फिनॉल था, फिनॉल का मतलब सोडियम फिनॉक्साइड था, उसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर ये बन गया, इसको हमने क्या कहा, सोडियम सैलिसिलेट। भाई H होता तो सैलिसिलिक एसिड हो जाता, और H नहीं है तो Na है। अब क्योंकि ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो एसिड का है, इसलिए यहाँ Na है। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो Na यहाँ होता। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम सैलिसिलेट। उसके बाद जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो Na हट जाएगा और H आ जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर-टिमान रिएक्शन। अब देखिए राइमर-टिमान रिएक्शन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी है, डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बनता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डाइक्लोरोकार्बन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बन की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बन बना कैसे था, बेस ने क्या करा था, इसका H लिया था तो कार्बन पे माइनस आ गया था और एक Cl माइनस निकला था तो CCl2 बच गया था। तो डाइक्लोरोकार्बन इस वाली के लिए बनेगा, इस वाली के लिए नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको केवल ध्यान रखना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फिनॉल की जब आप रिएक्शन कराओगे CCl4 के साथ, ध्यान रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में QH है, तो ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड। मैंने आपसे एक वीडियो में पूछा था कि आपके रिएक्शन जब आप इससे कराओगे तो क्या बनेगा, तो कई स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सैलिसिलिक एसिड बनेगा, साइड प्रोडक्ट में KCl है और वाटर है। और अगर आप क्लोरोफॉर्म ले रहे हो तो आपके सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट KCl है और वाटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें एल्स पर सल्फेट रिएक्शन की, अब देखिए रिएक्शन बैलेंस देख लेना आप कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। ओवरऑल बात ये है कि इसमें सैलिसल्डिहाइड बनेगा और इसमें सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन की, तो एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन जो है फिनॉल का आप करा रहे हो और ये है K2S2O8। क्या है, K2S2O8 पर सल्फेट है। क्या है, पर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए H2S2O8 हो तो ये अलग हो जाएगा। चलिए इसको अलग मैटर हो जाएगा, उसको नहीं जा रहे उसमें डिटेल में। एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, K2S2O8 है, साथ में OH माइनस है। ये बन गया आपके प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होगा। 3 होते हैं, 2 OH अगर ऑर्थो पे तो नाम क्या होगा, मेटा पे तो नाम क्या होगा, पैरा पे तो नाम क्या होगा। मतलब एक बेंजीन रिंग में अगर 2 OH ऑर्थो पे तो उसको क्या कहते हैं, वो आप मुझे बताओ। मेटा पे हो तो क्या कहते हैं और पैरा पे हो तो क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कहेंगे। नेक्स्ट आपके दे रखा है फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिए फ्रीज रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले आपने रिएक्शन कराई फिनॉल की CH3COCl के साथ। अब जब आप CH3COCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हो क्या रहा है कि ये आपके HCl निकल रहा है। क्या निकल रहा है, HCl। तो जब HCl निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, OCO CH3।
तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो रिएक्शन आप करा रहे हो 2 तरीके से आप करा सकते हो, कि या तो आपने बेस ले रखा है, जैसे मान लीजिए पिरीडिन ले लेते हैं, और या फिर आपने लुईस एसिड ले रखा है, तो दोनों रिएक्शन अलग तरीके से होगी। कैसे कि अगर आपने बेस ले रखा है तो बेस क्या करेगा, इस H को लेगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या करेगा, CH3COCl जो है एसिड डेरिवेटिव होता है, एसिड हैलाइड है, तो ये जो O पे माइनस है ये माइनस अटैक करेगा यहाँ पर और ये Cl बाहर हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब पिरीडिन ले रखा है, तो आपकी ये बनेगा एस्टर। लेकिन अगर आपने पिरीडिन की जगह लुईस एसिड ले लिया, तो लुईस एसिड ले लिया तो ये क्या बनाएगा, एसाइल कार्बोकेटाइन, और एसाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो एक तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। तो CH3COCl आपने वीक बेस ले लिया या सिंपल बेस ले लिया, तो ये क्या करेगा, एस्टर बना लेगा, और एस्टर के बाद जब आप AlCl3 लेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। इसको आप कहते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, फ्रीज। तो यहाँ पर एस्टर था और यहाँ पर क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, तो ये हो गया OHCOCH3 और ये हो गया OHCOCH3 ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो ये आपकी हो गया फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर ये फोटोकेमिकल कंडीशन में आप कराओगे तो फोटो फ्रीज हो जाएगा। ये आपके जो आपके फोटोकेमिस्ट्री वहाँ पर भी ये रिएक्शन आएगी फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट के नाम से। आगे दे रखा है गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपने फिनॉल की रिएक्शन कराई है HCl और HCN के साथ, HCl और HCN, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ, और साथ में दे रखा है लुईस एसिड। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, पैरा पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड NH आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं इमीन ग्रुप है। क्या है, इमीन। और जब आप उसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो है CHO ग्रुप जो है वो पैरा पे आएगा। किस पे आएगा, पैरा पे। जब आप ये वाली रिएक्शन करा रहे थे राइमाटिमान, यहाँ पर ऑर्थो पे प्रेफरेंस थी, तो ये सैलिसल्डिहाइड था। लेकिन जब आप गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कराएंगे तो वहाँ पर जो है CHO ग्रुप का आ रहा है पैरा पे। तो यहाँ पर पहले हुआ क्या, HCl और HCN ने रिएक्शन करी और क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड NH, जिसको इमीन कहते हैं। ये जो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे, इमीन। भाई सिंगल बॉन्ड होता है तो अमीन कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो इमीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो साइनाइड कहेंगे। तो इमीन का आपने हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या आ गया, CHO, जो कि आपके एल्डिहाइड ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे प्रेफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लेडरमान से रिएक्शन है। हालांकि ये पूरी रिएक्शन नहीं दे रखी है क्योंकि पूरी रिएक्शन जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। मेन जो रिएक्शन है लेडरमान से वो क्या है, फिनॉल की आपने रिएक्शन कराई फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ कराई, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और डाइल्यूट NaOH या HCl प्रेजेंट है। तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे फिनॉल की, तो हुआ क्या, CH2OH जुड़ गया, किस पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये बन गया आपके। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप क्या कह सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, अलग अलग तरीके से आप इसका कॉमन नेम कह सकते हो। तो ये जो दो बन गए ऑर्थो और पैरा, ये आपके मोनोमर होते हैं। क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं, और ये पॉलीमराइजेशन करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं और बेकेलाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेकेलाइट। जब आप पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर जब बेकेलाइट आप पढ़ोगे तो बेकेलाइट में आपके ये आएगा, लेडरमान से रिएक्शन जो होती है ये मोनोमर का काम करेंगे और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बनाते हैं, जो कि बेकेलाइट होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। चलिए डिटेल में नहीं जा रहे पॉलीमर की। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब देखिए ये रिएक्शन देखा जाए तो हालांकि हेडिंग तो चल रही है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, लेकिन ये यहाँ पर एक्चुअल में बन फिनॉल रहा है। क्या है, फिनॉल बन रहा है, फिनॉल की रिएक्शन नहीं है, फिनॉल बन रहा है। ये एक तरह से ईथर होता है, पढ़ लेते हैं। और ये रिएक्शन आपकी आएगी पेरिसाइक्लिक में। ये रिएक्शन कहाँ आएगी, वापस से पेरिसाइक्लिक में। तो डिटेल जो है हम पेरिसाइक्लिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्शन हो क्या रही। रिएक्शन क्या है कि ये एक तरीके से है क्या, ROR का मतलब ईथर है। क्या है, ईथर। तो जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन हो क्या रही है कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से इसका बॉन्ड टूट रहा है, और ये जो कार्बन, ये जो चेन है ये इस बेंजीन रिंग से बॉन्ड बना रही है। तो बेंजीन रिंग से बॉन्ड कैसे बना रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था ये वाला कार्बन, तो बेंजीन रिंग से ये वाला कार्बन नहीं जुड़ता। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से टूटा और ये यहाँ जुड़ गया। हो क्या रहा है कि क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में होती है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में होगा क्या कि ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, OH आ जाएगा और ये CH2 जो है यहाँ आ गया, तो ये CH2 यहाँ आ जाएगा। तो रिएक्शन में जो है ये यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि OH आ गया और ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो कार्बन है उसकी पोजीशन चेंज होगी। इसमें इस कार्बन से बॉन्डिंग थी ऑक्सीजन की, इसमें इस कार्बन से बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगा फिनॉल का सब्स्टिट्यूएंट, आप कह सकते हो इसको। तो ये आपके है क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो जो मैक्सिमम रिएक्शंस थी फिनॉल की
वो हमने कवर कर ली है। इसके अलावा कोई डिफरेंट रिएक्शंस होगी तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। तो ये आपके फिनॉल जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथर एंड एपॉक्साइड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।